वेलकम टू आवर शो सेटल अराउंड द वर्ल्ड। मैं हूं आपका होस्ट ज़ोहेब अली सिद्धू। आज हम बात करेंगे कि बैरून मुल्क नौकरी अब बेख्वाब नहीं है। आप बग़ैर पैसे के अपने स्किल की बेस पे भी नौकरी कर सकते हैं। और इस सिलसिले में हमारे साथ आज हमारे गेस्ट हैं रहमान ख़ान साहब, ACCA क्वालिफाइड हैं यूके से। और आज हमें रहमान साहब आप असिस्ट भी करेंगे, साथ इंशाल्लाह हल्की फुल्की गॉसिप में कोशिश करेंगे अपने व्यूअर्स को ज़्यादा से ज़्यादा आगाही फ्राहम करने की। तो रहमान साहब, आपसे सबसे पहले तो पूछना चाहेंगे, आपने माशाल्लाह इंडिपेंडेंट यहाँ पे RK लॉ एसोसिएट के साथ टैक्सेशन कॉर्पोरेट फील्ड को चुना है, अब काम कर रहे हैं। तो जो हम बात करेंगे अभी पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे, तो इस सिलसिले में हम आपको आज आपसे रहनुमाई भी लेंगे और इस पर बात भी करेंगे। हम अपने व्यूअर्स को स्टार्टअप में थोड़ा पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के बारे में गाइड करते हैं। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, जिसे ग्रेजुएट वीज़ा कहते हैं। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जर्मनी समेत बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ अपने ग्रेजुएट्स को फ्राहम करते हैं ताकि वो अपने स्किल्स को पॉलिश कर सकें, अपने अंदरूनी उनके खूबियाँ हैं उन्हें निखार सकें। इस सिलसिले में हम सबसे पहले तो बात करेंगे कि ये पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कौन लोग ले सकते हैं, किन के लिए ये एलिजिबल है। जैसा हमने पिछला एपिसोड किया स्टूडेंट वीज़ा पे, हमने स्टूडेंट्स के जो मसाइल से, स्टूडेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो स्कॉलरशिप पे स्टूडेंट्स जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको गाइड की और बताया कि ज़रूरी नहीं आपने भारी भरकम फीसिस दे के ही यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप की तरफ जाना चाहिए। आपको जिस तरह पिछली दफ़ा बताया था, डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, डिफरेंट टेस्ट हैं जो आप पास करें और उसके बाद आप डायरेक्ट स्कॉलरशिप पे स्टडी कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट क्या चीज़ है, क्यों ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है जो लोग बाहर से इन कंट्रीज़ में जाते हैं काम करने के लिए या स्टडीज़ के बाद। अब यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को निखारते हैं, स्टूडेंट्स में स्किल्स क्रिएट करते हैं। जो भी आप डिग्री कर रहे हैं उसके थ्रू आपको एक डिफरेंट फील्ड में आपको एक्सपर्टीज़ देते हैं, जो कि सिर्फ पेपर्स की हद तक कह सकते हैं या स्टूडेंट लाइफ में यूनिवर्सिटीज़ की हद तक प्रैक्टिकल्स की बात कर सकते हैं। लेकिन इसे अपनी अमली ज़िंदगी में कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है, इसको कैसे हमने आगे लेके चलना है, इस सिलसिले में हम बात करेंगे। और ये जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, अगर इसको हम लिटरली इसके मीनिंग्स की तरफ जाएं तो स्टडीज़ के बाद जो आपको वीज़ा या परमिट दिया जाता है काम करने के लिए, उसे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कहते हैं। और इसे ग्रेजुएट वीज़ा का भी नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये जो ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं या इसी तरह की डिग्री से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, ये सिर्फ उन लोगों को ही मिलता है। छोटी थोड़ी लोअर एजुकेशंस जिस तरह A लेवल्स हो गया, O लेवल्स, इस बेस पे ना तो ये परमिट मिल सकता है क्योंकि उसमें आपकी एज की लिमिटेशन भी आ जाती है और सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस भी आ जाती हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले तो ये पोस्ट स्टडी वर्क परमिट सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो स्टडीज़ की बेस पे किसी कंट्री में स्टडी के लिए जाते हैं और वो उधर अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके होते हैं। आप डिग्री कंप्लीट करेंगे तो आप उसकी रिक्वायरमेंट मीटअप करेंगे। उसके अलावा इसमें सबसे पहले ये चीज़ आ जाती है कि आप जब अप्लाई करें पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए तो आप उस कंट्री में भी मौजूद होना चाहिए। आपका जो वीज़ा है वो वैलिड होना चाहिए ड्यूरिंग अप्लाइंग अ पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। फिर जिस यूनिवर्सिटी के थ्रू आपने एजुकेशन कंप्लीट की है, वो यूनिवर्सिटी भी आपको कंफर्म करे कि येस ही इज़ आवर स्टूडेंट और ही हैव कंप्लीटेड आवर एजुकेशन और ये इसके स्कोर्स हैं। तो ये रिक्वायरमेंट्स आपको मीटअप करनी पड़ेंगी टू गो फॉर द पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। अब पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जो है, इसके जो पीछे महरक़ात हैं या लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस है, इसके बारे में हम बात करेंगे। रहमान साहब, आप बताइएगा कि आप जब स्टडीज़ के लिए गए यूके में, तो सबसे पहले तो अपनी लाइफ के बारे में बताएंगे, आपकी उधर क्या रूटीन थी और स्टूडेंट्स के लिए कैसी लाइफ है यूके की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिल्कुल, स्टूडेंट्स के लिए फ़र्स्ट ईयर तो काफ़ी मुश्किल गुज़रा, क्योंकि इस माहौल से निकल के एक एडवांस माहौल में आपने जाना होता है और उसके लिए अपने आप को एडजस्ट करना, उसमें काफ़ी मुश्किलात आई। यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत अच्छी थी, एक नया एक्सपोजर मिलता है आपको, एजुकेशन लेवल वो टोटली डिफरेंट होता है, आपको प्रैक्टिकली चीज़ों की समझ आनी शुरू हो जाती है। इसीलिए इसको ग्रेजुएट प्रोग्राम पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, इवन दो कि यूनिवर्सिटीज़, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ भी, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि जैसे ही आप आफ्टर ग्रेजुएशन जब फील्ड में जाएं तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होती हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। फ़र्स्ट ईयर बीइंग अ स्टूडेंट काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे एक तो एक्सपेंसेस को मीटअप करना काफ़ी मुश्किल होता है। उसके लिए स्टूडेंट्स को जो मैं गया उस वक्त तो आई गेस मे बी 20 आवर्स पर वीक अलाउड होते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि आप अपने एक्सपेंसेस को मीटअप कर सकें। अभी भी सेम 20 आवर्स ही चल रहे हैं, आप तो आगे हैं, लेकिन चेंजेस इतनी ज़्यादा नहीं उसमें। बस वो इसीलिए कि स्टूडेंट्स को बेसिक पर्पस उनका सिर्फ यही होता है कि स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे आ रहा है तो वो सिर्फ अपनी स्टडीज़ पे फोकस करे, और अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं तो वो अपने उस 20 आवर्स वर्क में कंप्लीट कर लें। मैं भी ऐसे एज़ यूजुअल आम स्टूडेंट्स की तरह गया और 20 आवर्स अलाउड होते थे। वीकडेज़ में हमारी क्लासेस होती थी यूनिवर्सिटीज़ की, और वीकेंड्स पे एक और जॉब्स मिलती थी एज ए सेल्स पर्सन, मोस्टली स्टूडेंट्स वहाँ पे करते थे। मैंने भी वहीं से स्टार्ट किया था, और फर्स्ट जो 3 या 4 जॉब्स मेरी वो भी ऐसे ही थी एज ए सेल्स पर्सन ही। उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटैलिटीज़ में शिफ्ट हो गया, वो अच्छी पेइंग जॉब्स थी, तो इवन दो कि सेशन आउट के बाद भी वो अच्छा पे आउट करते थे। तो उसमें ये है कि हमारे एज ए स्टूडेंट लाइफ के स्टूडेंट के एक्सपेंसेस बड़ी अच्छी तरह मीटअप हो जाते थे। बट अगेन मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत अच्छा एक्सपोजर होता है, आपको ज़रूर जाना चाहिए, और आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स की लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड उधर कैसा है, जो हमारे जो यंगस्टर्स उधर स्टडीज़ के लिए जा रहे होते हैं? उसके लिए मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे जो लोग होते हैं वो उसको कुछ एग्जैजरेटेड बताते हैं। स्टूडेंट्स की लाइफ ज़्यादातर वहाँ पे यही है कि सुबह यूनिवर्सिटीज़, शाम को वापस, और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग्जरी लाइफ नहीं है। हाँ, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर ज़रूर हो जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किलात होती हैं। सब फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको 20 आवर्स के लिए जो जॉब वो बहुत मुश्किल से मिल पाती है, उसके लिए थोड़ा आपको सर्च आउट करना पड़ता है। मोस्टली प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे सर्च आउट करना पड़ता है, लेकिन मिल जाती हैं, और आपको जो अच्छी पेइंग कर सकें और आपके एक्सपेंसेस को मीट करना, लेकिन उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलात फर्स्ट ईयर में लाजमी होती हैं। अच्छा, आपने जिस तरह कैपलन यूनिवर्सिटी लंदन से आपने ACCA किया है, तो आप कैसे कंपेयर करते हैं लंदन को बाकी सारे सिटीज़ के साथ, उनकी बेसिकली अर्निंग की कैपेसिटी को, उनके एक्सपेंसेस को, उधर का स्टूडेंट्स के लिविंग स्टैंडर्ड्स को? जिस तरह कोई बंदा कमेंट्री बैठा हुआ है, बर्मिंघम बैठा हुआ है, तो उनके स्टैंडर्ड को, उनके एक्सपेंसेस, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे कंपेयर करते हैं? आई वुड से कि लंदन एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द UK मोर देन 50% एक्सपेंसिव है। मोर देन 50% आपकी ऑल एक्सपेंसेस, रेंट, फूड, ट्रैवल, एवरीथिंग इज़ एक्सपेंसिव रेदर देन ऑल द रेस्ट ऑफ द UK। लंदन एक कॉर्पोरेट हब भी है, आपकी टोटल आपकी बैंकिंग सेक्टर्स, कॉर्पोरेट सेक्टर्स, सभी के हेड्स वहाँ पे हैं। आप वहाँ पे एक नई दुनिया ही समझते हैं, और इसी वजह से वहाँ पे जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, और वहाँ की जो लाइफ है वो एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द जगह बहुत ज़्यादा फास्ट है। आप कंपेयर करते हैं लंदन को न्यूयॉर्क के साथ या दूसरे बड़े शहरों के साथ, बट अगेन लंदन क्वाइट फास्ट है रेदर देन बाकी कंट्रीज़ के साथ, बाकी सिटीज़ के रेस्ट ऑफ द UK एज़ कम्पेयर टू द फूड, ट्रैवल, अकोमोडेशन एक्सपेंसिव है। मैं खुद सेंट्रल लंदन काफ़ी अर्सा रहा हूँ, और दैट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस, बट इट वाज जॉयफुल। स्टूडेंट लाइफ जो है एंजॉय करते रहे हैं, वरना जो हमारे साथ कांटेक्ट में स्टूडेंट्स हैं वो तो शिफ्ट्स पे शिफ्ट्स लगा रहे हैं और कैश पे काम कर रहे हैं। तो आप अपना बताइएगा कि कैसे आप किस तरह जॉब्स करते थे, या क्या सीन था उधर? मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस भी ऐसा ही था कुछ, जिस तरह से आम स्टूडेंट्स जाते हैं और हमारे जो पाकिस्तानी लोग होते हैं उन्हीं के पास कोशिश करते हैं कि उनके पास काम कर सकें, लेकिन मेरा माइंडसेट उनके साथ मैच फ़र्स्ट एक्सपीरियंस के बाद ही नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि आप आवर्स ज़्यादा लगा लें, वो पे आपको पेनीज़ करते हैं। और मैं चूँकि मेरा बेसिक पर्पज़ यही था कि मैं सबसे पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करूं, उसके बाद फिर मैं अर्निंग की तरफ आऊँ।
तो फर्स्ट 6 मंथ्स वर क्वाइट हार्ड। मेरी जो अपनी सेविंग्स थी जो मैं साल लेके गया वो ख़त्म हो गई। उसके बाद 6 मंथ के बाद आहिस्ता आहिस्ता जॉब्स मिलनी शुरू हुई। फिर मैंने जो वहाँ के लोकल्स थे उनके पास काम करना शुरू किया। उसमें ये था कि मुझे आवरली पे बहुत अच्छा मिल रहा था, और फिर ये था कि वीकेंड्स में 2 दिन मैं काम करता था तो मेरा मंथली एक्सपेंस अच्छा गुजर जाता था। अच्छा, ये जो आपने कहा लोकल्स के पास काम करना शुरू किया, तो इस पे हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो हमारे पाकिस्तानी जाते हैं उनकी कोशिश हमेशा यही होती है कि हम अपनों के पास जॉब करें, अपने हमारे लिए बेटर हैं। तो ये कंपैरिजन जो है व्यूअर्स, इस पे हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे। ये हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए बहुत मुफीद होगा। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह इसी डिस्कशन को जारी रखेंगे। वेलकम बैक टू आवर शो। बात कर रहे थे हम जॉब स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट्स उधर जाते हैं, पहले तो उधर उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं होता। दूसरे नंबर पे जो हमारे पहले भाई जाके उधर स्टडीज़ के साथ जॉब्स कर रहे होते हैं, वो भी ज़्यादा कोशिश करते हैं अपने पाकिस्तानी लिंक्स के थ्रू अपने ही लोकल्स को ढूंढें और उनके पास जॉब्स करें। तो हमारे लिए बड़ी डाइवर्सिटी है कि रहमान साहब ने जॉब्स की हैं उधर के लोकल्स के पास। तो हम दोनों का कंपैरिजन इनसे कोशिश करेंगे कि वैल्यूएट कराएं, जो कि हमारे यंगस्टर्स के लिए एक मशले राह बने और वो कोशिश करें कि वो बेहतर से बेहतर की तरफ जा सकें। जी रहमान साहब, इससे वो बताइएगा कि जो जॉब्स आपके साथ दोस्त, आप कह रहे हैं कि मैं स्विच कर गया था पाकिस्तानियों से, तो जो आपके दोस्त पाकिस्तानियों के पास काम कर रहे थे, जो आप ब्रिटिश नेशनल्स के पास काम कर रहे थे, दोनों के कंपैरिजन में क्या डिफरेंस था? बहुत बड़ा डिफरेंस है। लोकल्स के पास काम करने का मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, और मैंने 2 या 3 दिन सिर्फ काम किया, बट इट वाज वेरी बैड एक्सपीरियंस इवन दो इट वाज अनपेड। जिस तरह के हमारे लोकल्स वो जहाँ वहाँ के हम यहाँ पे ट्रायल बेसिस पे बंदे से महीना काम करवा के उसके बाद कहते हैं कि सॉरी बाकी काम सारा करवा लिया। exactly. तो ये मेरे ख्याल से उनमें ये चीज़ नहीं है, वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारे लोकल्स जो वहाँ पे भी हैं पाकिस्तानी, वो उनका यही होता है कि जो भी पाकिस्तान से नया स्टूडेंट आया है उनको हम ऑन बोर्ड करें, क्योंकि वो उनको होता है कि यार लालच कि हम आवर्स ज़्यादा लगा लेंगे। वो कैश पे काम करने को तैयार होते हैं, क्योंकि बाय लॉ आपको 20 घंटे अलाउ होते हैं, वो वहाँ पे 40, 50, 60 घंटे भी हफ्ते के काम कर रहे होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ को वो जब पैसे आ रहे होते हैं तो फिर वो यूनिवर्सिटीज़ को बैक फुट पे कर देते हैं। पर मेरे केस में मेरी प्रायोरिटी एजुकेशन थी, और मेरी कोशिश यही थी कि पहले मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लूँ और उसके बाद फिर मैं अपनी अर्निंग की तरफ आऊँगा। फ़र्स्ट एक्सपीरियंस के बाद उसके बाद मैं स्विच कर गया वहाँ के लोकल्स के पास। फ़र्स्ट एक्सपीरियंस हुआ मेरा एक एज ए सेल्स पर्सन, इट वाज गुड एक्सपीरियंस, उसमें कुछ अच्छा पे भी था। फिर उसके बाद फिर मैं शिफ्ट हो गया हॉस्पिटैलिटी की एक जॉब के अंदर, उसमें एज ए बैक ऑफ हाउस शेफ़्स के साथ काम करने का मौका मिला। मुख्तलिफ इवेंट्स होते थे, फ़ुटबॉल इवेंट्स, मैच, क्रिकेट मैचेस, टेनिस, इवन कंसर्ट्स। इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। कंसर्ट्स पे जब काम करते थे वो ऐसा लगता ही नहीं था कि हम कंसर्ट्स पे हैं या काम कर रहे हैं। वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस, इवन दो कि वो लोकल्स की निस्बत मोर देन डबल पे करते थे। तो लेट्स से कि अगर मैं 20 आवर्स वहाँ के लोकल्स के पास काम कर रहा हूँ और पाकिस्तानी इसके पास 40 घंटे काम कर रहा हूँ, तो फिर बराबर होते थे। तो मेरा चूँकि फ़ोकस पहले एजुकेशन ही था, इसी वजह से मेरा फोकस ये था कि मैं पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करूं, और 20 आवर्स आर इनफ फॉर मी फॉर द वीकेंड टू वर्क फॉर, और उसके अंदर मुझे इतना पे हो जाता था कि मेरे अपने एक्सपेंसेस मीट अप हो जाते थे। ठीक है। और चूँकि हमारे लोगों को वहाँ बताया नहीं जाता कि लोकल्स के पास और पाकिस्तानियों के पास काम करने का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, वो जब एक्सपीरियंस बंदा करता है और उस आई वुड से कि दलदल के अंदर जब फंसना शुरू होता है तो फिर उसके लिए निकलने का चांस मुश्किल हो जाता है। वो एक तरफ तो अपनी यूनिवर्सिटी को मैनेज नहीं कर पा रहा होता, एजुकेशन इफ़ेक्ट हो रही होती है, दूसरी तरफ से उस एक्स्ट्रा आवर्स करके अपनी सेहत भी गंवा रहे होते हैं, तो दोनों तरफ से उनको नुकसान हो रहा होता है। लोकल्स के पास एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं जब हॉस्पिटैलिटी में शिफ्ट हुआ तो फिर मुझे पूरा यूके घूमने का भी मौका मिला। मुख्तलिफ इवेंट्स यूके के मुख्तलिफ जगहों पे होते थे, इवन दो के हॉर्स रेसिंग, कार्स रेसिंग और इस तरह के जो इवेंट्स, इवन दो के आउट ऑफ लंदन जो होते थे, उनमें भी बड़ा मज़ा आता था। अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग, वो सारी वो ख़ुद पे करते थे। एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा आउट ऑफ यूके था, आई थिंक नॉटिंगमशायर समथिंग लाइक दैट वो जगह थी। वहाँ पे एक कंसर्ट था, वहाँ पे हमें लेके गए, वो अराउंड लाइक 5 डेज़ का था टोटल इवेंट।
तो कंपनी हमें यहाँ से लंदन से पिक एंड ड्रॉप दिया। वहाँ पे यूनिवर्सिटी थी कोई, उनके हॉस्टल्स उन्होंने लिए, हर बंदे को उन्होंने अलग रूम दिया जो वेरी लग्जरी रूम्स है, और जो कि स्टूडेंट्स के लिए एक्चुअली होने चाहिए, जो यहाँ से स्टूडेंट्स जाते हैं जिनके लिए एक सेपरेट रूम, स्टडी टेबल और सारी चीज़ें वो एग्जैक्ट वो चीज़ होनी चाहिए जो कि हमारे नहीं होती। हमारे यहाँ पे बस एक स्टूडेंट चले जाते हैं और वहाँ पे जाके उनको वो एक रूम के अंदर 4 लड़के होते हैं बंकर बेड्स पे, ऊपर नीचे सब एक दूसरे के पास, तो वो एक ज़ू की तरह का सीन बना होता है। एक मुझे याद है फर्स्ट जब मैं गया, अभी मैंने अपनी पर्सनल अकोमोडेशन नहीं थी ली, एक दोस्त के साथ शेयरिंग पे रह रहा था, और उस घर के अंदर 3 बेडरूम थे और 16 लड़के थे। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि 3 बेडरूम 16 लड़के, और अगर एक सिंगल वॉशरूम शेयर कर रहे हो तो उनके लिए क्या अजाब होता होगा। तो ये बहुत ही वर्स्ट, वहाँ पे जो पाकिस्तानी चले जाते हैं और वहाँ पे जो रह रहे हैं स्पेशली जो बिजनेसमैन, वो इस चीज़ को अपना बीइंग स्टूडेंट्स का एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका फ़ायदा उठा रहे होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, वो एक्सपेंसेस उन्होंने अपने मीटअप करने होते हैं, वो कैश पे काम करने को तैयार हो जाते हैं, कम वेजेस पे काम करने को तैयार हो जाते हैं। मुझे याद है उस वक्त मुझे आई थिंक 8 पाउंड या 9 पाउंड पर आवर मिल रहा था, जबकि लोकल्स के पास काम करने पे 3 पाउंड या 4 पाउंड मैक्सिमम ये मिल रहा होता था। Okay. तो it was huge difference. ये माइट भी 2010-11 की बात कर रहे हैं। It was 2011 इवन 2012 के अंदर ओलंपिक्स भी आए थे, और ओलंपिक्स के दौरान बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हुई, क्योंकि 2012 के दौरान 11 और 12 से पहले, ओलंपिक से पहले एक दफ़ा UKBA ने और तमाम इलीगल इमिग्रेंट्स को लंदन क्या पूरे UK से एक दफ़ा निकाल दिया था। वो लंदन के ओलंपिक्स के लिए पॉलिसी पे तो हम बात करेंगे, क्योंकि ये भी एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है। कंजर्वेटिव्स और लेबर पार्टी ये आपस में पॉलिसी बिल्डअप और इन चीज़ों पे नंबर गेन, ये तो यूके में रूटीन में अब हिस्ट्री में हर 5 साल बाद ये एक सिस्टम फिल्ट्रेशन वाला चलता है। कभी कंजर्वेटिव पार्टी ऊपर आ रही होती है, कभी लेबर, तो जिसका चलता है वो अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है। उसी का ही हिस्सा एक ब्रेग्जिट भी था, जैसे आपने देखा कंजर्वेटिव्स ने दे डोमिनेटेड और उन्होंने निकाल बाहर फेंका सबको, अपना यूके को अलहदा कर लिया। तो अब उसी के सिलसिले में अभी लेटेस्ट भी हम जिस तरह स्टूडेंट्स वीज़ा और इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं, तो 3-4 साल बाद यूके इनको रिवाइज़ कर रहा है। पहले बिजनेस में स्टार्टअप वीज़ा था, फिर उसको आप पहले उससे पहले टीयर 1 वाली कैटेगरी चल रही थी, फिर उसको यूके इनोवेटर फाउंडर वाली साइड पे ले आए। तो ये तो चीज़ें चलेंगी और इस पे हम डिस्कशन भी करेंगे, जो यूके की पॉलिटिक्स है और उसकी वजह से जो इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ हैं, जो वीज़ा की पॉलिसीज़ हैं, उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब जिस तरह ओलंपिक्स की बात करें तो उस टाइम HSMP की उन्होंने बड़ी स्ट्रिक्ट फिल्ट्रेशन शुरू कर दी। इवन आपका सिंगल भी कहीं पे टैक्सेशन का थोड़ा बहुत भी इश्यूज है तो उन्होंने वीज़ाज रिफ्यूज़ किए हैं, और इवन ट्रिब्यूनल लेवल तक जो लोगों की अपील थी वो रिफ्यूज़ की गई। तो बिल्कुल इस पे हम रहमान साहब बात करेंगे। पहले हम ये पूछना चाहेंगे कि जो आप स्टूडेंट्स वहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं उधर के लोकल्स के पास, ब्रिटिश के पास, उनकी फैसिलिटीज़ और पाकिस्तानीज़ की फैसिलिटीज़ में क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ें आप देखते हैं? बहुत डिफरेंस है। फर्स्ट थिंग कि एक तो आपको आवरली पे बहुत अच्छा मिलता है, जो मिनिमम वेज है एटलीस्ट, जो वहाँ के लोकल्स के पास अगर आप काम कर रहे हैं तो मिनिमम वेजेस वो आप पे करते हैं, जबकि लोकल्स के पास काम कर रहे होंगे तो उनकी डिस्क्रेशन है कि वो आपको कितना पे करें। वो एटलीस्ट मिनिमम वेज से हाफ़ पे आपको पे करते हैं, क्योंकि उन्होंने आवर्स आपको ज़्यादा देने होते हैं और कैश पे करना होता है, जबकि उधर के लोकल्स ने आपको मिनिमम वेज पे करनी होती है। उस पर उन्होंने इवन दो कि अगर आपकी टैक्स लिमिट हिट कर रही होती है तो वो भी टैक्स की डिडक्शंस भी होती हैं। और इसके अलावा मुझे याद है अच्छी तरह फर्स्ट टाइम जब मैंने पाकिस्तान आना था छुट्टियों में, तो मैंने उधर के लोकल्स के पास काम कर रहा था, तो मेरी हॉलीडे पे भी डिडक्शंस हो रही थी। जब मैंने पे स्लिप ज़रा गौर से देखी तो मैंने फिर वो अपने मैनेजर से पूछा, उन्होंने कहा जी ये आपकी पे का एक मखसूस हिस्सा हॉलीडे पे की सूरत में रखते जाते हैं, जितने आवर्स आप काम करते हैं उसकी कैलकुलेशंस के मुताबिक आपको हॉलीडे पे भी मिलती हैं। तो मैंने अब अपनी कैलकुलेशंस की तो मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बन रही थी, तो मैंने कहा ये मैं अप्लाई करता हूँ। मैनेजर से पूछ के मैंने अप्लाई की, तो मेरे ख़्याल से फ़र्स्ट जो मेरा विज़िट था छुट्टियों का पाकिस्तान का बैक होम का, तो मेरा सारा एक्सपेंस उन हॉलीडे पे से निकल आया। जबकि आप लोकल्स के पास काम करें, एक तो पहले आपको जो आपकी सैलरी है वो ही नहीं टाइम पे देते, तो हॉलीडे पे तो बहुत दूर की बात है।
उसके अलावा आवर्सली मिजरेबल कंडीशंस के अंदर आपको वो काम करवा रहे होते हैं। अच्छा रहमान साहब, ये हम किस तरह सर्च आउट कर सकते हैं और कैसे हम जॉब की तरफ स्विच कर सकते हैं? जो हमारे ब्रिटिश हैं उन लोगों के पास हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज वहाँ पे काम कर रही हैं उन लोगों के पास, हमारे पास वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? जिस तरह आजकल तो हम जाते हैं आईटी की तरफ, लिंक्डइन की प्रोफाइल हैं, डिफरेंट जॉब बैंक्स हैं, जो बंदे आईटी से रिलेटेड हैं उन लोगों के लिए तो ये बहुत इजी है आजकल के दौर में। तो उस टाइम आप कैसे कम्युनिकेशन करते थे या कैसे ये चीज़ों तक पहुंचते थे? बिल्कुल, अभी चूँकि पाकिस्तान के अंदर हम बहुत ज़्यादा अब सोशल मीडिया पे अब आके एक्टिव हो रहे हैं। बैक इन 2010, 11, 12 उस वक्त भी वहाँ पे सोशल मीडिया वाइज बहुत एक्टिव थे। उस वक्त स्काइप आई थिंक वाइज कम्युनिकेशन वाइज बहुत ज़्यादा एक्टिव था, वाइबर था। इसके अलावा लिंक्डइन आप पे जॉब्स हैं, प्लस उनके वहाँ पे सर्च प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा हैं। और एक जो बहुत कम लोगों को पता है, वहाँ पे लोकल जो कम्युनिटीज़ हैं वहाँ एक जॉब सेंटर्स होते हैं। आप अपनी सीवीज़ वहाँ पे ड्रॉप करते हैं और जिन कंपनीज़ को रिक्वायर्ड होते हैं वो भी वहाँ पे अपनी जॉब की पोस्टिंग कर देते हैं। तो अपनी मैचिंग जो भी कंपनी आपकी सीवी के मुताबिक वो देखती हैं कि मैचिंग है तो वो फिर आपको कॉल अप भी दे देते हैं। तो ये एक क्वाइट एक्सपीरियंस हमारा अच्छा रहा है। जॉब सेंटर से मैंने जॉब सर्च की, मुझे वहाँ से भी एक दफ़ा कॉल आया। रहमान साहब, हमारे पास ब्रेक का टाइम हो गया और ये जॉब सेंटर्स और ये जॉब सर्चिंग तो पाकिस्तान में भी हर कंट्री में तकरीबन एक मसला है। तो अगर आप इसके बारे में हमें व्यूअर्स को गाइडलाइन मिले तो मेरे ख्याल से ये बहुत इजी हो जाएगा। इसके बारे में हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हाँ जी, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जॉब सेंटर्स की और जॉब सीकिंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात कर रहे थे। तो रहमान साहब जब 2010, 11, 12 की बात कर रहे हैं, जिस टाइम हम आर्कट और याहू पे बैठे हुए थे और सिर्फ इससे आगे हमें इंटरनेट की चीज़ों का हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जनरली अवेयरनेस नहीं थी, तो उस टाइम भी रहमान साहब कह रहे हैं कि हम लिंक्डइन पे भी प्रोफाइल्स मौजूद थी और उस टाइम हम सोशल मीडिया भी यूज़ कर रहे थे। तो रहमान साहब बताइएगा कि स्पेशली मैं इसको इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स चाहते हैं उनके लिए जॉब बहुत बड़ा इशू है, और ख़ासकर जो पाकिस्तानी एम्प्लॉयर्स हैं उनकी ब्लैकमेलिंग और जो चीज़ें चल रही होती हैं वहाँ पे, और जो हमारे दूसरे स्टूडेंट्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स लोग जा रहे होते हैं अर्निंग के लिए, तो उन लोगों को तो इस चीज़ की बेसिकली हाव नो नहीं होती, या वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होते कि मैं कैसे अच्छी जॉब की तरफ जा सकता हूँ और जिसकी बिना पे मैं लेटर ऑन अपनी चीज़ें ईजी कर सकता हूँ। वो तो चाह रहे होते हैं मैक्सिमम अर्निंग, नॉट अ गुड जॉब। तो इस बारे में आपसे पूछेंगे दोबारा। आप बता रहे थे जॉब सेंटर्स के बारे में, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल, जॉब ढूंढना वहाँ पे स्टार्टिंग स्टूडेंट्स के लिए एक मुश्किल टास्क ज़रूर है, लेकिन उसके लिए अगर प्रॉपर गाइडेंस हो तो वो भी मिल सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस जब मेरा लोकल्स के पाकिस्तानी के साथ हुआ, उसके बाद से फिर मैंने ऑनलाइन ही जॉब हंटिंग की स्टार्ट की। उसके लिए मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स होते थे, मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स होती जो सिर्फ जहाँ पे कंपनीज़ अपनी जॉब की पोस्टिंग करती थी वहाँ पे आप अपनी सीवीज़ या ड्रॉप्स करते थे, वहाँ से आपको कॉल अप्स आती थी। एक मोस्ट कॉमन जो जॉब सर्चिंग ऑप्शन आपके पास मौजूद होती है वो है जॉब सेंटर्स। वो लोकल लेवल पे अपनी काउंसिल, जैसा हमारे यूनियन काउंसिल्स लेवल पे, इस लेवल पे काउंटीज़ के जॉब सेंटर्स मौजूद होते हैं, जहाँ पे कंपनीज़ या लोकल्स अपनी वैकेंसीज़ वहाँ पे ड्रॉप करते हैं कि हमें ये फ़लाँ बंदे की रिक्वायरमेंट्स हैं। वहाँ पे आप अपनी जॉब सेंटर करते हैं। ये नहीं कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए हैं, वहाँ के लोकल्स भी वो जॉब सेंटर्स में जाते हैं। इवन दो कि जो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, जो गवर्नमेंट से अपने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस ले रहे होते हैं, गवर्नमेंट उनको स्पेसिफिकली की कहती है कि आप अपनी सीवीज़ वगैरह जाके इन जॉब सेंटर्स में ड्रॉप करें और अपने लिए जॉब तलाश करें, रेदर दैन यू रिलाई ऑन द अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो जॉब सेंटर्स एक अच्छी ऑप्शन है। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं जिन पे आप जॉब सर्चिंग कर सकते हैं। जॉब सेंटर्स मैं इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे आपको लोकल लेवल्स पे जॉब्स मिल जाती हैं। उसके अलावा लोकल्स, बहुत सारे लोकल्स ऐसे भी हैं जो रेदर दैन गोइंग फॉर वो हैसल कि वो सारा जॉब सेंटर का फॉर्म वगैरह फिलअप करने के बजाय आप वहाँ जब जाते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे बिजनेसमैन जिनको जॉब रिक्वायर्स होते हैं वो वहाँ पे आप वैसे भी मिल सकते हैं। इसके अलावा लोकल शॉप्स पे अगर आप जाते हैं, वहाँ की लोकल शॉप्स वो छोटी छोटी एक शीट टाइप लगा के रखी हुई होनी होती है, वहाँ से भी आपको मिल सकती हैं। लेकिन ये है कि उसके लिए आप सिंसियर हार्ट हो के तो फिर आप जॉब सर्चिंग करें।
वो आपको मिल सकती हैं। और मैं रिकमेंड वहाँ के लोकल्स के पास काम करना अगेन दोबारा इसलिए करता हूँ कि पाकिस्तानी जो वहाँ पे होते हैं वो ब्लैकमेलर ज़्यादा होते हैं, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स चूँकि एक एनवायरनमेंट से उठ के उनका बेसिक पर्पज़ ही ये होता है कि वहाँ जाके तो उन्हें ये लगता है कि वहाँ पे जाके दरख्तों पे पैसे लगें, सिर्फ हमने उतारनी है। ऐसा नहीं है, वहाँ की लाइफ के अपने मसाइल हैं। हार्ड वर्किंग जो यहाँ पे नहीं भी होता वो वहाँ पे जाके बन जाता है, क्योंकि एक आप माइंड सेट लेके जा रहे होते हैं कि हमने वहाँ पे जाके काम करना। वहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स, मोस्टली स्टूडेंट्स बल्कि, और जॉब करते देखे हुए हैं, चिकन शॉप्स पे, पिज़्ज़ा शॉप्स पे, सेल्समैन, टिल्स पे काम करते हुए। बट अगेन these are not good paying jobs. These are good for until and unless you pass on your universities, you do your post studies works, and then you apply for the professional jobs for which purpose you are there. जब आप अपनी स्टडीज़ के बाद कंप्लीट करके प्रोफेशनल जॉब्स में आते हैं तो फिर ही आप अपनी हैंड्स में अर्निंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो आप और जॉब्स करके 2, 4, 5 साल बाद आप ख़त्म हो जाते हैं। स्किल्ड वर्कर्स की तरफ तो हम आएंगे, उस पर बात करेंगे। मैं पूछना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स जो जाते हैं ये भी जो जॉब्स ढूंढते हैं इन्हें भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है या डायरेक्टली जॉब्स मिल जाती हैं, जिस तरह और जॉब्स की आप बातें करें? और जॉब्स मिल जाती हैं। और जॉब्स में सिर्फ यही आता है कि वो ज़्यादातर और जॉब्स ढूंढते हैं हमारे लोकल्स के पास, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स उस हिसाब से डेवलप नहीं होती, इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती हमारे स्टूडेंट्स की, तो वो कंफर्टेबल हो जाते हैं कि जी हम लोकल्स के पास, पाकिस्तानियों के पास ही काम करें। तो लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि वो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, अंडर वेजेस हैं, लेट पेमेंट्स हैं, फिर आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, फिर वो उस आवर्स की वजह से आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ को बैकफुट पे लग जाते हैं। पैसे कमाने की जल्दी और लालच की वजह से आप यूनिवर्सिटीज़ को बेसिक पर्पस को भूल जाते हैं कि हम आए यहाँ पे एज ए स्टूडेंट हैं, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, उसके बाद हम अपनी प्रोफेशनल कोई जॉब ढूंढें। वो उसको छोड़ के क्विक मनी की तरफ चले जाते हैं कि यार हम जितने घंटे काम करेंगे उतने ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। तो वो वक्ती रिलीफ तो है, बट नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर दैट। अच्छा, जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं उनको आप क्या रिकमेंड करेंगे? कितनी सेविंग्स या कितने एक्सपेंडिचर्स के लिए उन्हें ज़रूर पैसे लेके जाने चाहिए या वहाँ से ही मैनेज करें? उसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं रिकमेंड यही करूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ से जाए, एक तो प्रॉपर जिस भी सिटी में आपने जाना है, लंदन जाना है, कवेंट्री, बर्मिंघम, व्हाटएवर, हर सिटी के अपने एक्सपेंसेस है। आप एक एस्टिमेटेड, सब कुछ अब ऑनलाइन पड़ा हुआ है, हर चीज़ मिल सकती है, आप अपने हॉस्टल्स तक वहाँ पे, तो फूड, ट्रैवल कॉस्ट सब एक एस्टिमेटेड बेस पे मंथली कैलकुलेट करें और 1 साल का एक्सपेंस आप अपने साथ लेकर जाएं, ताकि आप पीस ऑफ माइंड से अपनी एजुकेशन भी कर सकें, जॉब भी ढूंढ सकें और ना ही इन पाकिस्तानी लोकल्स के साथ एक्सपर्ट हो सकें। और आई विल रिकमेंड कि आप एटलीस्ट 1 साल का एक्सपेंस अपने साथ लेकर जाएं। जी, बेहतर हो गया। यानी आप तो जो चीज़ कह रहे हैं वो तो स्टूडेंट्स के लिए तो ठीक है, लेकिन जो हमारे भाई इधर से स्टूडेंट वीज़ा पे सिर्फ इसलिए जाते हैं कि जाके मैंने अर्निंग करनी है, तो उनके लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उनके लिए सॉल्व करना मुश्किल है, क्योंकि उनके लिए मुश्किल इसलिए है कि वो एक तरफ तो यहाँ से पैसे लगा के जा रहे होते हैं, वो सबसे पहले कहते हैं कि हम कितनी जल्दी यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर 2 साल या 3 साल का वीज़ा लेके जा रहे थे, तो पहला साल तो उन्होंने जॉब ढूंढनी है, जॉब ढूंढने के साथ पहले साल के अंदर अगर उन्होंने कोई सेविंग्स कर भी ली हैं, तो वो सेविंग सिर्फ उन्होंने जितने पैसे यहाँ से लगा के गए होते हैं वो पूरे करने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ईयर के अंदर उन्होंने अगर कुछ 4 पैसे कमा के सेव कर लिए हैं, वो अगले वीज़ा एक्सटेंशन की तरफ लगाने पे पड़ जाते हैं। तो एट दी एंड अगर कैलकुलेट करें तो नेट ऑफ उनको एज सच कोई बेनिफिट नहीं मिलता। वक्त रिलीफ तो शायद मिल जाए, 4 पैसे अच्छे कमा भी लें, लेकिन एट दी एंड वो एक तलवार सर पे लटकती रहेगी। फिर आपकी अगर यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन कंप्लीट नहीं है तो आप फर्दर वीज़ा किस तरह से एक्सटेंशन करवाएंगे? बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, मैं रहमान साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि जो 20 आवर्स का स्टूडेंट कैप है, कि हम इसी वजह से ब्लैकमेल ज़्यादा होते हैं कि हमने 20 आवर्स से एक्सीड करना होता है और उसके लिए हमें कैश पे काम करना पड़ता है और थोड़े वेजेस पे। तो क्या ये जो लिमिटेशन है ड्यूरिंग स्टडीज़ टोटल टेन्योर में ये 20 आवर्स ही रहती है? 20 आवर्स पर वीक की लिमिटेशन होती है, लेकिन इसके अंदर अगर आपका सेशन ऑफ है, लेट्स से कि हमारा सेमेस्टर बेस था, तो आई थिंक 4 और 4.5 मंथ का सेमेस्टर होता था, फिर 1.5 मंथ का ऑफ होता था। तो उस 1.5 मंथ या 2 मंथ्स के अंदर अगर मैं फुल टाइम भी अलाउड था काम करने के लिए, तो लेट्स से कि अगर मैं कैलकुलेट करूं, वो 1.5 मंथ अगर मैं फुल टाइम भी काम करता था और ड्यूरिंग द सेशन
जो 4.5 माह का मेरा 4 माह का सेशन होता था, उसके अंदर 20 आवर्स पर वीक काम करता था। तो नेट ऑफ करके तो आई थिंक आई वाज मच बेटर ऑफ देन वर्किंग विद दोज लोकल पाकिस्तानीज। अच्छा, इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि जो ऑफ सेशन होता है यूनिवर्सिटीज का, उसमें एज अ रेगुलर वर्कर के तौर पे भी स्टूडेंट्स भी काम कर सकते हैं। स्टूडेंट भी काम कर सकते हैं, ये भी क्योंकि बात हमारे तो नॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं, जो जिनके साथ डिस्कशन हो रही होती है, माइट भी कुछ चीज़ें क्लैरिफाई ना हो सकें क्योंकि हम स्पेसिफिकली पूछते नहीं हैं। वरना ये तो बड़ी अस्टॉनिशिंग चीज़ है कि अगर आपका यूनिवर्सिटी सेशन ऑफ है तो आप फुल टाइम तो वैसे भी काम कर सकते हैं और प्रॉपर चैनल के थ्रू, यानी बैंकिंग चैनल के थ्रू आप वेजेस ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल हिस्ट्री में इट विल अल्टीमेटली ऐड ऑन, मेरे ख्याल से इट विल अल्टीमेटली ऐड ऑन। अगर आप ऑफ दिस सेशन अगर आप फुल टाइम भी काम कर रहे हैं तो आप एक हैंडसम अमाउंट सेव कर सकते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के लिए, जिसके अंदर आप सिर्फ 20 आवर्स काम करें और बाकी आप फोकस अपना सिर्फ स्टडीज़ की तरफ करें। अच्छा, हमने पिछले जो एपिसोड था उसमें हम बात कर रहे थे स्कॉलरशिप बेस्ड स्टूडेंट वीज़ा का या स्टडीज़ का। तो आप तो माशाल्लाह पे करके प्रॉपर यूनिवर्सिटी में एडमिशन से गए थे। तो मैं इसमें पूछना चाहूँगा, आपके ज़रूर कुलीग्स या ऐसे लोग होंगे जो उधर स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे होंगे, तो वो क्या आपको बताते थे या किस तरह उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली, या कैसे, क्या आपके ख्याल में कितना इजी है स्कॉलरशिप पे वहाँ पे पढ़ना? स्कॉलरशिप पे पढ़ना और अब पे करके पढ़ना अप्रॉक्सीमेटली सेम है। आप जो स्कॉलरशिप पे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, अगर आप उनके क्राइटेरिया को मीट अप कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको अपनी स्किल्स चाहिए होती हैं। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके मार्क्स हों और अगर बाकी रिक्वायरमेंट्स आप उनकी पूरी कर रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप पे वो देते हैं। उसको मीटअप करने के लिए आपको वो स्टैंडर्ड्स मीटअप करने करते हैं। लेट्स से कि अगर आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम्स पास करने होते हैं, वो रिक्वायर्ड मस्ट होते हैं। लेकिन उसमें डिफरेंस नहीं है, ये नहीं है कि स्कॉलरशिप वालों को कोई अलग ट्रीटमेंट कर रहे हैं और जो पे करके आ रहे हैं उनको अलग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बस ये है कि पैसों में काफ़ी बचत हो जाती है स्कॉलरशिप की वजह से। बिल्कुल ऐसे। तो बड़ी हमें मुफीद मालूमात मिली रहमान साहब से स्टूडेंट्स की लाइफ के बारे में, उधर उनकी एम्प्लॉयमेंट के बारे में। बेसिक तो हमने पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की तरफ जाना था, लेकिन मेरे ख्याल से मटेरियल इतना मौजूद था रहमान साहब के पास कि अभी हम उस तक पहुंच नहीं सके, और उससे पहले ही हम स्टूडेंट लाइफ पे ही सारी चीज़ें डिस्कस करते रहे। तो इंशाल्लाह रहमान साहब ये हम नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे, और हम जो स्टूडेंट्स के बाद के मसाइल हैं जिसको असल में वो फेस करते हैं कि अब हमने किस साइड पे जाना है, हम क्या करेंगे, अर्निंग कैसे करनी है, कि वापस कूच करनी है, तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। और इंशाल्लाह हम अपने व्यूअर्स के लिए अच्छी इंफॉर्मेशन और अच्छी अपडेट्स लेकर आएंगे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की जो पॉलिसीज़ न्यू आ रही हैं उनके बारे में, और लेटेस्ट जो अपडेट्स चल रही हैं उनके बारे में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।